पंकज सर आए थे यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। उन्होंने मुझे काफ़ी डिसिप्लिन सिखाया। उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई कि आकाश ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, आकाश ऐसे नहीं ऐसा करना चाहिए। 2019 में ओपन नेशनल था गोवा। अच्छा जी। तो उन्होंने मेरे से कहा था कि जा तू खेल तो आ। सीनियर्स भी ज़रूर रहे होंगे, सीनियर्स के प्रति आपका नज़रिया कैसा रहा है, और सीनियर्स के किसी भी स्पोर्ट्स में सीनियर्स के होने की क्या इंपॉर्टेंस? मेरे से कितना भी बड़ा हो या एक दिन भी बड़ा है तो मेरे लिए सीनियर है। वेरी, चाहे गेम में हो चाहे उम्र में हो। अच्छा। मेरे मम्मी पापा ने यही सिखाया, हमेशा सबकी इज्जत करनी चाहिए। तो मेरे सीनियर्स का ये था, अगर वो कुछ कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि 5 बोतल पानी लाना है, तो मैं उनके लिए लाता था। ऐसा नहीं कि उन्हें मना कर दिया या उनसे उल्टा बोला। क्या ये सही है कि एथलेटिक्स में स्पेशली आपको एक पार्टनर चाहिए होता है ट्रेनिंग को लेके और डाइट को लेके? आप ये बिल्कुल परफेक्ट कह रहे हो। हर गेम में एक पार्टनर होना बहुत जरूरी। जब मैंने गेम ज्वाइन करा था तो के भैया थे, अच्छा। कुलदीप नाम है उनका पूरा, आज वो आर्मी में है। अरे वाह, नाइस। तो एक दीदी थी निधि। अच्छा। तो वो दोनों मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। निधि दीदी के ही मैं स्पाइक्स पहनता था। अरे, उन्हीं के स्पाइक से मैं ट्रेनिंग करता था। अरे, अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट के बारे में हमसे थोड़ा शेयर करें। मैं पहले तो ये बताना चाहता हूँ अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट के लिए कि मैं तो जब छोटा था ना, जब मैं फर्स्ट आया था, हमारे यहाँ नॉर्मल रोड पे दौड़ हुई थी, तो मुझे नहीं पता था रनिंग क्या होता है। नॉर्मली गेम के वगैरह खेलता था मैं, पर उसके बाद वही मैं सबसे बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ कि मैं अगर वो नहीं जीत पाता तो मैं आज यहाँ तक नहीं कर। उसके बाद 2019 में मैं ओपन नेशनल चैंपियनशिप जीता था। अरे वाह, गोवा। हाय, मेरा नाम है दीप और आज हम मिलेंगे एक ऐसे यंग खिलाड़ी से जिसने पिछले 8 से 9 साल अपने स्पोर्ट्स को दिए हैं और ज़बरदस्त डिसिप्लिन और हार्ड वर्क किया है अपने स्पोर्ट में, और अभी भी अपने पहले मेडल से दूर है, लेकिन उसकी मेहनत और उसका डिसिप्लिन किसी इंटरनेशनल प्लेयर से कम नहीं है। और वो एक ऐसे स्पोर्ट्स में है जिसमें ज़बरदस्त मेहनत लगती है। इंडिया में बहुत ही अंडररेटेड स्पोर्ट है जिसका नाम है एथलेटिक्स, और उस ऐसे एक यंग खिलाड़ी से हम आज मिलने जा रहे हैं। तो चलिए मिलके वेलकम करते हैं आकाश तोमर का। सो वेलकम आकाश तोमर, कैसे हैं आप? थैंक यू भैया, ठीक हूँ मैं। और कैसा लग रहा है आपको पॉडकास्ट पे? मैं तो बहुत नर्वस हूँ थोड़ा कि पहली बार मेरा पॉडकास्ट हो रहा है। कोई बात नहीं, वेरी गुड। विल टॉक अबाउट इट। हम ओवर द कॉन्वर्जेशन सब ठीक हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आकाश, आप अपने बारे में बताइए कि आपके एथलेटिक्स की जर्नी शुरू कैसे हुई और आपने कैसे ये स्पोर्ट्स को चुना? शुरुआत कहाँ से हुई? मैं ना नॉर्मली खेलता था अपने गांव में ही, तो वहाँ रेस वगैरह होती रहती थी छोटी मोटी, तो मैं उनमें पार्टिसिपेट करता था, तो मैं जीत जाता था। तो एक दिन दोपहर का टाइम था, हमारे यहाँ रेस होने वाली थी, तो मैं वहाँ गया। स्वामी विवेकानंद की मैं मूर्ति जो जीता था उसमें, और ट्रैक सूट जीता था सिमरन रेस का। अरे वाह। तो वहाँ जीतने के बाद ना हम 3 जने जीते थे हमारे वहीं से। अच्छा जी। तो वो दोनों माला वाला लेने के बाद ढोल के साथ आ रहे थे और मैं अपनी ट्रॉफी लेकर घर पे सो रहा था। अच्छा। मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ होने वाला है। पर अचानक मुझे ढोल की आवाज़ सुनाई दी, मैं बाहर गया तो मैंने देखा, अरे ये तो दोनों को कंधे में उठाया हुआ है और माला वाला डली हुई है, उनके साथ जा रहे हैं सब। तो मेरे दोस्त ने मुझे भी बुला लिया कि आजे चल तुझे भी घुमाते हैं। अरे वाह। तो मैं अपनी ट्रॉफी ले आया, मुझे भी कंधे पे बिठा लिया, माला वाला डाली गले में, पूरे गाँव में हम घूमने लगे। अरे वाह, जबरदस्त। तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। मैंने कहा यार ये क्या हुआ एकदम से, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं था, मैं एक रेस जीता और ये ऐसा कुछ हुआ। उसके बाद मैं बैठा था, जैसे अपनी दुकान, हमारी परचून की दुकान थी, मैं बैठा था, तो मेरा दोस्त स्टेडियम जाता था। अच्छा। तो ये बात है 16 फरवरी 2016 की। अरे वाह, वेरी नाइस। तो मेरे दोस्त ने कहा कि चल तुझे यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम है एक, वहाँ ले चलता हूँ। अच्छा जी। मैं गया अपने पापा के पास, उसने बताया कि स्लिप कटती है वहाँ ऐसे ऐसे 600 रुपये की, 590 रुपये की। अरे वाह। तो जब मैं पापा के पास गया तो पापा ने कहा कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, तो दुकान पे बैठ। अरे। फिर मैंने उससे कह दिया, मैंने कहा यार पापा मना कर रहे तो रहने दे, मैं कोई बात नहीं। फिर वो अगले दिन फिर जा रहा था, उसने फिर कहा, मैं फिर पापा के पास गया तो पापा ने कहा जा चला जा दुकान बंद करके, तुझे जाना है तो। उसने मेरे से कहा था कि 10 तारीख तक स्लिप नहीं कटती, अच्छा। तेरी एंट्री मैं करवा दूंगा 4 दिन। तो मैं दुकान बंद करके उसके साथ ऐसे ही चला गया। तो वहाँ पिंकी मैम मिली थी मुझे, अच्छा। कोच। जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने मेरा ट्रायल लिया था फर्स्ट डे। अच्छा। तो जब मैंने ट्रायल दिया था तो मैं बहुत अच्छी रेस भागा था। ओके। तो जब मैं भागा था ना तो मैम कह रही थी चलो अच्छा है आप आ जाओ, कोई बात नहीं, एक स्लिप कटा लेना। अच्छा। तो जब उन्होंने कहा स्लिप कटा लेना, मैं अपने दोस्त की तरफ देख रहा था, मैंने कहा यार तू तो ये कह रहा था कि 10 तारीख तक कोई स्लिप नहीं कटानी। फिर वो कह रहा कोई बात नहीं, मैम कह रही है, मैं देख लूँगा, मैं बात कर लूँगा। फिर उसने बात करी, तो उसके बाद मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई थी। अच्छा। ऐसे मैं ग्राउंड गया था। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मुझे ये बताओ कि
शुरुआती दिनों में अपने ट्रेनिंग के क्या जैसा आप बता रहे हैं आप अपने दोस्त के साथ गए, तो आपकी एथलेटिक्स की जर्नी अपने दोस्त के साथ ही शुरू हुई? आपने सारी ट्रेनिंग सब कुछ अपने दोस्त के साथ ही शुरू किया? हाँ, मैंने अपने दोस्त के साथ ही ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी। जब मैं शुरू में ट्रेनिंग कर रहा था तो मैं स्कूल भी जाता था। अच्छा। तो जैसे मैं स्कूल जाता था ना, जब मैं स्कूल जाता था, हमारा स्कूल वही था पास में, गवर्नमेंट सर्वोदय बाल विद्यालय मंगल पांडे से पढ़ा हुआ हूँ मैं। अच्छा जी। तो जैसे मैं स्कूल से जाता था ना, घर या आता था, तो मैं अपने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देखता था। उसमें बड़ी बड़ी लाइटें और बहुत बड़ी बड़ी दीवारें। मुझे कभी ये नहीं था कि मैं इसके अंदर जा भी सकता हूँ या इसके अंदर क्या होता होगा, अरे वाह। इसके अंदर कौन जा सकता है, कौन जाते होंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां बाहर आ रही हैं, अंदर जा रही हैं। तो मैं सोचता था यार एक दिन जाऊंगा जरूर इसके अंदर। अरे वाह। तो जब मैं वहाँ ट्रेनिंग करने लगा, मुझे ये बात भी याद आई थी अपनी कि कभी मैं ये सोच रहा था कि इसके अंदर क्या होता होगा, अरे वाह। और आज मेरा दोस्त मुझे यहाँ लाया और फिर मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट करी। फिर 2016 में जब मैं आया था तो पहला दिल्ली स्टेट था 2016 के। उस टाइम पे एक ही दिल्ली स्टेट होता था, अभी तो 5-5 6-6 होने लगे साल में। अच्छा जी। तो एक ही दिल्ली स्टेट था, मैम ने सबकी एंट्री डलवाई थी। तो जब मेरी एंट्री हुई तो मैं भी खेलने गया दिल्ली स्टेट। वहाँ होते थे पहले छत्रसाल स्टेडियम में। अच्छा जी। फिर मैं वहाँ जाकर खेला। उसके बाद क्या हुआ, मैं खेल के आया, मैं 4th आया था अच्छा। फाइनल में। वेरी गुड। मैं अपने पार्टनर के साथ ही ट्रेनिंग करता था, विक्की नाम है उसका। अच्छा। स्टार्ट उसके साथ करी थी, बाकी फिर गेम के टाइम के साथ साथ चेंज होते रहे सब। ठीक है, वेरी गुड। और जो आप कह रहे हो पहले आप 4th आए जिसमें, वो कितने मीटर की रेस थी? 100 मीटर की। अच्छा, तो आप 100 मीटर स्प्रिंटिंग में ही आपने स्टार्ट किया था? 100 200 मीटर। ठीक है, वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ, आपने मुझे बताया कि काफ़ी लंबा सफ़र हो गया आपको ट्रेनिंग करते हुए। आपको लगभग कितने साल हो गए हैं ट्रेनिंग करते हुए, स्पेशली फ्रॉम द डे यू हैव जॉइन दी अकेडमी फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी 2016 में पहली बार ज्वाइन? 2016 में पहली मिनट। तब से लेके आपको अभी तक कंटिन्यूसली आप ट्रेनिंग कर रहे हैं? कंटिन्यू ट्रेनिंग कर रहा हूँ अभी तो लगभग 9 साल हो गए हैं। हाँ जी। ठीक है। सो आकाश, ये बताओ कि पिछले 9 सालों में फैमिली का सपोर्ट, क्योंकि डेफिनेटली पढ़ाई पे भी इम्पैक्ट रहा है इसका, राइट? और किसी और प्रोफेशन की आप अभी तैयारी नहीं कर रहे हो, तो फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा है और फैमिली का नज़रिया कैसा है आपके स्पोर्ट्स को लेके? उनको आपसे क्या उम्मीदें हैं और उनका क्या ऐसा भरोसा है आप पे कि कैसे आप इस स्पोर्ट में कैसे रहेंगे अभी थोड़े टाइम और? मेरे मम्मी पापा को ना इतनी नॉलेज नहीं है गेम की। अच्छा। क्योंकि उन्होंने कभी गेम नहीं करा, ना उन्होंने कभी गेम ऐसा देखा। जब मैं स्टार्ट करा था तो वो कह रहे थे हाँ ठीक है, तुझे जो करना है कर ले। अच्छा। वो आज तक 9 सालों में मुझे, मेरे मम्मी पापा दोनों ने मुझे फुल सपोर्ट करा है। वेरी गुड। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि तू ये मत कर, तू ये नहीं कर सकता, ऐसा उनकी तरफ से कोई भी कुछ नहीं हुआ मेरे लिए। उन्होंने हमेशा मेरी सपोर्ट करी है। जहाँ मैं, मुझे लगा ना कि मैं पीछे हो रहा हूँ, जहाँ भी मुझे, मैं जैसे मैं सैड हो जाता हूँ घर जाके कि यार आज तो ये हो गया, वहाँ मेरी मम्मी कहती है कोई बात नहीं, कल अच्छा हुआ, वेरी तू चिंता क्यों कर रहा है, सबके साथ अच्छा हुआ। मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने मुझे हर जगह फुल सपोर्ट करा है गेम खेलने का। बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ कि जैसे आप अभी अपने करियर के पीक पे हो, और मुझे पता है सालों साल डिसिप्लिन लगभग एक जैसा ही रहता है, सेम हार्ड वर्क करना पड़ता है। आपके एक अच्छे ट्रेनिंग डे में जब आपको लगता है, एक सेटिस्फैक्ट्री ट्रेनिंग डे, जब रात को सोते हुए लगता है आज ट्रेनिंग अच्छी हुई है, वो उस दिन का जो लगभग आई थिंक रोज ही होता है, एक दिन का ट्रेनिंग शेड्यूल क्या रहता है? स्टार्ट फ्रॉम द वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको बेड पे जाने तक के मुझे एक शेड्यूल बताओ, डेली शेड्यूल। हमारा ऐसा होता है, हमें 4 बजे तो उठना होता है। अच्छा। 4 बजे जैसे उठ गए तो हम पहले धरती माँ को प्रणाम करते हैं। वेरी नाइस। उसके बाद उठने के बाद पानी पीते हैं आधा 1 लीटर। उसके बाद फ्रेश होते हैं अच्छे से। देखो ये सब काम करने में 4:40 4:50 हो जाते हैं। ठीक है जी। 5 बजे घर से निकल जाता हूँ मैं अपने। अच्छा जी। और मैं अपने घर से और कॉम्प्लेक्स तक पैदल ही जाता हूँ, अर्नेस्ट स्कॉट कॉम्प्लेक्स तक। तो उसके बाद क्या होता है, 5 बजे ग्राउंड 5:30 तक ग्राउंड पहुँच जाता हूँ मैं। उसके बाद वॉर्म वगैरह करके हम रेडी रहते हैं। 6 बजे हमारे कोच आ जाते हैं। अच्छा जी। 7 साढ़े 7 तक हमारी ट्रेनिंग चलती है। उसके बाद 8 साढ़े 8 तक कूल डाउन वगैरह करके, स्ट्रेचिंग वगैरह करके हम घर के लिए वापस आ जाते हैं। और वहीं थोड़े चने वगैरह जो ले हुए वो खा लेते हैं। अच्छा। उसके बाद घर आ जाते हैं। 9 साढ़े 9 बज जाते हैं घर आने में। अच्छा जी। उसके बाद मम्मी ब्रेकफास्ट रेडी रखती हैं, दूध, ब्रेड, अंडे, केले वगैरह। वो खाने के बाद 10 साढ़े 10 11 बजे तक सो जाता हूँ मैं। उसके बाद 2 ढाई बजे मैं उठता हूँ। उसके बाद नहाना धोना अपना, 3 साढ़े 3 बजे ग्राउंड निकल जाता हूँ। अच्छा। 4 4 बजे मैं ग्राउंड पहुंच जाता हूँ। हमारे 4:30 का टाइम होता है। वेरी गुड। मैं टाइम का बहुत पाबंद हूँ। वेरी गुड। तो 4:30 ग्राउंड पहुंचने के बाद 5 बजे हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। ट्रेनिंग हमारी 6 साढ़े 6 बजे तक चलती है। ओके। वही प्रोसेस सुबह वाला, सेम। कूल डाउन स्ट्रेचिंग करने के बाद 7:30 बज जाते हैं। 8 बजे तक मैं घर पहुंच जाता हूँ अपने रोज। अच्छा। और फिर घर जाके थोड़ा बहुत मम्मी पापा से बातें करी और खाना वाना खा के 9 बजे मैं अपना सो जाता। वेरी गुड, वेरी गुड। सो आकाश, पिछले 8-9 साल से ये रूटीन लगातार है बिना चेंज के?
नहीं, इसमें कोई लाइफ में भी आगे भी चेंज नहीं होगा। क्या बात है, कमाल है, वेरी गुड। आई थिंक अब मुझे ये बताओ आकाश कि क्या तुम्हें लगता है कि ये जो रोज एक ही चीज कर पाना सालों साल, ये आपको ये विश्वास दिलाता है कि आज बेशक अभी तक कुछ नहीं हुआ बट आगे आने वाले जल्दी आई थिंक 2026 में आपकी नेक्स्ट चैंपियनशिप है, स्टेट चैंपियनशिप, तो क्या ये आपको ये भरोसा दिलाता है कि मेरे ये लगातार जो मैं डेली सेम रूटीन और सेम एक्सरसाइज और सेम ट्रेन इंटेंसिटी के साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ये भरोसा बढ़ाता है कि मैं ज़रूर अचीव कर लूँगा जल्दी ही? मैं ना हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखता हूँ। तो मुझे अपने ऊपर इतना विश्वास है कि मैं ना अगर एक दिन की बाई चांस संडे भी कभी ऐसा होता है मॉर्निंग नहीं कर पाया तो मैं इवनिंग कर लेता हूँ। अच्छा। मैं संडे भी कभी ऑफ नहीं करता। अरे वाह! मैं कहीं न कहीं जाके कुछ ना कुछ चाहे घर पे छत पे एक्सरसाइज करनी हो तो मैं संडे भी करता। तो मुझे कभी कहीं न कहीं ये हिम्मत मिलती है कि मैं रेगुलर कर रहा हूँ। कहीं कभी तो ऐसा स्टेप कुछ होगा कि मेरे साथ बहुत अच्छा होगा। वेरी तो मुझे ये उम्मीद है। ठीक। एक ऐसा हुआ था मेरे पापा आईसीयू में भर्ती थे। उस टाइम पे मेरी ट्रेनिंग का टाइम हो रहा था और हॉस्पिटल पापा के लिए कुछ लेके जाना था। अच्छा। पर मैंने ये कहा मेरी ट्रेनिंग का टाइम हो रहा है। घर में और भी लोग हैं, 2 भाई हैं और रिलेटिव भी आए हुए थे। तो पापा उस टाइम नॉर्मल थे, ऐसा कुछ सीरियस नहीं था, बस हॉस्पिटल में थे। अच्छा जी। तो घर वालों को ये सीरियस था कि हॉस्पिटल में और ये ट्रेनिंग पे जा रहा है। और मेरे दिमाग में ये जुनून था नहीं, मुझे अपनी ट्रेनिंग मिस नहीं करनी। वेरी गुड यार, वेरी तो कभी किसी रिश्तेदार की शादी हो, कितना भी कोई खास हो, मैंने अभी अपनी आज तक कभी ट्रेनिंग मिस नहीं करी। तो ठीक है। आकाश मुझे ये और बताओ कि क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग करते हो और इतना हार्ड वर्क है और पूरे डिसिप्लिन के साथ आप नॉन स्टॉप ट्रेनिंग करते हो रेगुलरली विदाउट एनी ब्रेक, डाइट कैसे मैनेज करते हो और क्या आप टोटली होम कुक्ड फूड पे, घर की डाइट पे हो या फिर ज़्यादा सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं? डाइट के बारे में बताओ। नहीं, आज तक मैंने अपनी डाइट में कभी भी मैंने रात को चने भी नहीं भिगोए। अच्छा। आज तक 9 साल हो गए। अभी तो घर पापा की तबीयत खराब हो रही है। आज जब से और अब तक मेरे पापा ही मेरे लिए सब कुछ करते हुए आ रहे हैं। रात चने भिगोने हो या मुझे 2 केले भी सुबह देने हो। अगर वो सेब भी ला के रख रहे हैं ना तो मेरे से कहते हैं कि 2 सेब लेके जाइयो। अच्छा। अब जब से और आज तक मुझे कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मुझे ये चीज़ खुद करनी पड़े। बस सिर्फ मुझे खाना होता है। मेरे पापा ही सब कुछ करते मेरे लिए। रात को चने, मुनक्का, बादाम वगैरह मैं होम डाइट पे ही हूँ आज तक 9 साल में। कभी मैंने कोई प्रोटीन यूज़ नहीं करा। नॉर्मली मेरे दोस्तों ने पिला दिया मुझे, ऐसा नहीं मैंने पिया नहीं। हाँ जी, हाँ जी। मैंने प्रोटीन वगैरह पिया पर दोस्तों का कि मैं नया प्रोटीन लाया हूँ तू चेक कर लेगा और ऐसे। ओके। मैंने कभी अपने पैसों से कभी प्रोटीन नहीं खरीदा क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता प्रोटीन वगैरह, इसलिए। ठीक है, वेरी गुड यार, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट विद अस। ओके, मुझे ये बताओ कि स्पेशली एथलेटिक्स में ऐसे तो सब जगह इम्पोर्टेंस है बट आपकी अब तक की जर्नी में आपके कोचेस का क्या रोल रहा है? अगर आप थोड़ा डिटेल में बताएं कि आपको किस किस कोचों ने ट्रेन किया है अभी तक और कैसा आपके कोच का, आपको क्या लगता है कि आपके यहाँ तक पहुँचने में कोच का कितना, आपके डिसिप्लिन बनाने में, आपको यहाँ तक लेके आने में, कई बहुत सारे कंपटीशन में आप अच्छा करके आए हो, वहाँ तक लेके जाने में आपके ज़िंदगी में कोच का क्या रोल रहा है? इस बारे में थोड़ा, कोच के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। मैं कोच के बारे में बताऊं तो मुझे नहीं पता था कि कोच क्या होता है। अच्छा। रियलिटी मुझे सिर्फ टीचरों के बारे में पता था। हाँ, स्कूल में टीचर होते हैं, वो मम्मी पापा के समान होते हैं। अरे वाह! पर जब मैं पहली बार ग्राउंड गया तो वहाँ मैम डंडी लेके खड़ी थी, पतली सी। यार स्कूलों में तो डंडी वगैरह बंद हो गई, मैम डंडी लेके खड़ी हैं। तो हमारी मैम इतनी स्ट्रिक्ट थी, पिंकी मैम, कि वो फिजिकल वाला बच्चा हो या एथलीट हो, सबको एक ही डंडी से लेती थी कि हाँ भाई सबको अच्छी से ट्रेनिंग करनी है। तो उन्होंने मुझे डिसिप्लिन, उस टाइम मुझे कुछ नहीं पता था, मतलब नॉर्मल में ऐसा था कि हाँ मौज मस्ती में रहने वाला था कि दोस्तों के साथ घूमना फिरना, स्कूल में खो खो वगैरह ये सब खेलना, ऐसा कुछ। तो मुझे इस बारे में पता नहीं था। तो पिंकी मैम ने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बताई। उसके बाद वो चली गई थी, कुछ इशू हो गया था। उसके बाद पंकज सर आए थे यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। उन्होंने मुझे काफ़ी डिसिप्लिन सिखाया। उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई कि आकाश ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, कि आकाश ऐसे नहीं ऐसा करना चाहिए। 2019 में ओपन नेशनल था गोवा। अच्छा जी। तो उन्होंने मेरे से कहा था कि जा तू खेल तो आ, अरे प्राइवेट है कोई बात नहीं। मुझे नहीं पता था उस टाइम पे कि उसकी वैल्यू है या नहीं है, रियलिटी। ओके। मुझे सर ने कहा था कि कोई बात नहीं, प्राइवेट है क्या हो गया, कंपटीशन तो है, तू खेल क्या। बिल्कुल। तो मुझे पंकज सर ने भेजा था कि जा तू खेल क्या, कोई बात नहीं, गेम तो है। तो उनसे मैं काफ़ी कुछ सीखा हूँ। अच्छा, वेरी गुड है। सो पंकज सर वही जो यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी और कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में भी दोनों जगह ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को और बहुत सारे एथलीट उनके अंदर ट्रेनिंग करते हैं, राइट? चलिए, वेरी गुड, गुड, ग्लैड टू नो दैट। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि एथलेटिक्स के अलावा, क्योंकि आप जैसे आपने बताया कि जब आप पहली बार ही किसी रेस में दौड़े बचपन में तो आप अच्छा कर गए, तो कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ स्पोर्टिंग बैकग्राउंड जो कि किसी लेवल पे नहीं बट आप कोई ना कोई स्पोर्ट्स तो
एथलेटिक्स के अलावा भी खेला ही होगा, तो किसी एक कोई ऐसा स्पोर्ट है जो एथलेटिक्स के अलावा आपने कभी खेला है? हाँ जी, मैंने खो खो खेला, कबड्डी खेला है, पर मेरी रुचि एथलेटिक्स के अलावा खो खो में है। अरे वाह! और थोड़ा सा बताओ खो खो के बारे में और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। ऐसा होता था कि जब मैं स्कूल में रहता था ना, तो स्कूल की खिड़कियों पर से मैं देखता रहता था कि यार बच्चे खेल रहे हैं, मुझे भी जाके खेलना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई में ना कभी मेरा मन नहीं रहा कि हाँ पढ़ना है। हाँ, स्कूल में जितना पढ़ा दिया वो दिमाग में समझ में आ गया, कभी घर से आके नहीं पढ़ना। ट्यूशन लगवा देते थे घर वाले, बस वहाँ थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे। अच्छा। तो उसके बाद गेम चल रहे थे, मैं ना वहाँ था, खिड़की में बैठा था अपनी, तो मैं देख रहा था। तो हमारे वहीं के एक सन्नी भैया हैं, वो खेल रहे थे सीनियर्स में। अच्छा। तो उसके अगले दिन ही या 2-3 दिन बाद ट्रायल होने वाले थे खो खो के। अरे वाह! तो मैं बहुत एक्साइटेड था उसको लेकर कि यार मैं भी ट्रायल दूंगा। फिर स्कूल में मेरा ये था, मतलब खेलना वेला नहीं, मेरा ये था कि 2-3 पीरियड बंक हो जाएंगे। अच्छा, ग्राउंड से बच जाएंगे। हाँ, ग्राउंड में निकल जाएंगे 2-3 पीरियड, उसके बाद छुट्टी हो जाती है। तो जब मैं वहाँ गया तो मैंने कहा भैया देख लो। उन्होंने ये कहा तू पोल से पोल ना तेज भाग जियो बस पीटीआई के सामने, अच्छा। बाकी सिलेक्शन मैं करवा दूंगा। अच्छा। तो मैं 3 बच्चों के साथ भागा था उस टाइम, फर्स्ट टाइम पे। तो मैं फर्स्ट आ गया था। अरे वाह, नाइस। तो उसके बाद ऐसे ही मैं सब जूनियर में सिलेक्ट हो गया था। अब सिलेक्ट होने के बाद ये था कि सीनियर्स हमें खेलने नहीं देते थे। अच्छा। तो सीनियर हैं, हमसे बढ़िया, उन्हें हर चीज़ पता है, हमें नहीं खेलने देते। तो हमें उस टाइम पे भी ऐसा लगता होगा हाँ यार सही है, ये नहीं खेलने दे रहे, ये खेलेंगे तो ये जीतेंगे। पर कहीं ये दिमाग में रहता था ये तो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमारी प्रैक्टिस नहीं हो रही। तो मेरा एक दोस्त था देवेंद्र, वो हमारा कैप्टन था। अच्छा। तो वो क्या करता था, अलग कोर्ट बना लेता था। अच्छा। कोर्ट बनाने के बाद हम वहाँ कबड्डी के लिए खो खो के लिए। हाँ, अच्छा। तो हम वहाँ खेलते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ, हमारे जूनियर हमें देख रहे थे, हाँ। सब जूनियर को, कि ये तो अच्छा खेल रहे हैं। तो वो हमसे मैच करने लगे कि आप हमसे मैच रख लो। अच्छा। तो हमने उनसे मैच रखा, तो हमने उन्हें हरा दिया था। अच्छा। उसके बाद फिर हमारे साथ ही वो लोग प्रैक्टिस करने लगे। अरे वाह, नाइस, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा ये जान के। ठीक है, चलिए वापस से एथलेटिक्स पे आते हैं। मुझे ये बताओ कि इस पूरे सफ़र में आपका पर्सनल एक्सपीरियंस और आपको क्या लगता है कि आपके सीनियर्स भी ज़रूर रहे होंगे, सीनियर्स के प्रति आपका नज़रिया कैसा रहा है? और सीनियर्स के किसी भी स्पोर्ट्स में सीनियर्स के होने की क्या इंपॉर्टेंस है और आपके लिए क्या अहमियत रही है पिछले कई सालों में सीनियर्स की, और क्या सीखा है आपने उनसे, उसके बारे में थोड़ा बताओ। सीनियर्स क्या मैटर करते हैं आपके लिए? मेरा ये था, मेरे कुछ सीनियर्स थे, हैं तो बहुत सारे। मैंने ना हमेशा, मेरे से कितना भी बड़ा हो या एक एक दिन भी बड़ा है तो मेरे लिए सीनियर है। वेरी। चाहे गेम में हो चाहे उम्र में हो। अच्छा। मेरे मम्मी पापा ने यही सिखाया, हमेशा सबकी इज्जत करनी चाहिए। वेरी। चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, सबसे कुछ ना कुछ तुम सीखने को ही मिलता है। तो मेरे सीनियर्स का ये था, अगर वो कुछ कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि 5 बोतल पानी लाना है, तो मैं उनके लिए लाता था। ऐसा नहीं कि उन्हें मना कर दिया या उनसे उल्टा बोला। आज तक मैंने कभी भी किसी सीनियर को उल्टा नहीं बोला। वेरी गुड। मेरी ये क्वालिटी रही है। और कभी भी किसी सीनियर को मना नहीं करा। अगर वो कह रहे हैं ना कि ग्राउंड के बाहर से वो लाना है, तो मुझे जाना है, अगर उन्होंने कह दिया। क्योंकि कोच के पास सीनियर ही होता है ग्राउंड में, बिल्कुल सही बात। जिसकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि उसे हमसे ज़्यादा नॉलेज है, वो हमसे ज़्यादा खेला हुआ है। चाहे हम एक लेवल पर उससे आगे निकल जाए, वो अलग चीज़ है, और किसी कारणवश पीछे रह जाए, पर सीनियर हमेशा सीनियर ही रहेगा। वेरी। अगर तुम्हारा कहीं ऊपर भी मेडल आ रहा है, उसका नहीं आ पाया, पर वो सीनियर है, उसे नॉलेज ज़्यादा है, बिल्कुल सही, तो वो सीनियर ही रहेगा हमेशा। परफेक्ट, वेरी गुड, वेरी वेल आंसर। ठीक है, अब मुझे बताओ कि अपनी पूरी एथलेटिक्स की जर्नी में सिर्फ अपने लिए नहीं, आई थिंक ये तुम औरों के बिहाफ पे भी बता सकते हैं। स्पेशली एथलेटिक्स में मैंने देखा है बच्चों को ट्रेन करते हुए, मैं काफ़ी क्लोज रहा हूँ एथलीट्स के, तो मैं ये बात समझता हूँ। तो मैंने ये बहुत कॉमन चीज़ देखी है। क्या ये सही है कि एथलेटिक्स में स्पेशली आपको एक पार्टनर चाहिए होता है ट्रेनिंग को लेके और डाइट को लेके, नॉलेज शेयरिंग को लेके, एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करने को लेके, और जीतने को लेके, हारने को लेके, इन सब चीज़ों के लिए मैंने देखा है सब एथलीटों के कोई ना कोई पार्टनर ज़रूर होते हैं ट्रेनिंग के दौरान भी। तो क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर रहा है या है, और उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, और क्या मैं सही कह रहा हूँ? आप ये बिल्कुल परफेक्ट कह रहे हो। हर गेम में एक पार्टनर होना बहुत जरूरी है। जब मैंने गेम ज्वाइन करा था तो के भैया थे, अच्छा। कुलदीप नाम है उनका पूरा, आज वो आर्मी में है। अरे वाह, नाइस। तो एक दीदी थी निधि, अच्छा। तो वो दोनों मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। निधि दीदी के ही मैं स्पाइक्स पहनता था, अरे उन्हीं के स्पाइक से मैं ट्रेनिंग करता था। अरे उसके बाद क्या हुआ, मानसी नाम की लड़की थी, हमने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे 100 मीटर हडल करती थी वो। अच्छा। तो वो ऐसे करती थी, पहले उसकी रेपिटेशन होती थी तो वो लगा लेती थी, अच्छा। और फिर मेरी रेपिटेशन होती थी तो अपने स्पाइक्स मुझे देती थी अरे करने के लिए। क्या बात। ये ऐसा होता था, कभी मेरी ऑल आउट हो रही है ना, अगर उसका वर्कआउट चल रहा है, तो वो शूज में अपना वर्कआउट कर लेती थी और अपने स्पाइक्स मुझे देती थी कि आकाश एक काम कर, तू अपना वर्कआउट कर ले या अपनी ऑल आउट लगा ले, तू आज अच्छा लगाई हो। तो मानसी ने मुझे बहुत हद तक बहुत सपोर्ट करा था क्या शूज को लेकर। और बाकी मेरे फ्रेंड रहे हैं,
तो काफ़ी हमारा अच्छा फ्रेंड सर्कल भी रहा है गेम में। और एक स्पोर्ट्स में ना एक पार्टनर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वेरी आप रनिंग कर रहे हो, बहुत सी बार ऐसा होता है कि 80-90 बच्चों को या 20 बच्चों को भी कोच ट्रेनिंग करवा रहा है, तो सब पे एनी टाइम ध्यान नहीं देता। नहीं दे पाता, बिल्कुल सही बात है। तो हमारे पार्टनर का ही ये काम होता है कि हमें देखे हमारे हैंड मूवमेंट कैसे चल रहे हैं, हमारी स्ट्राइडिंग कैसे चल रही है, हमारी अपर बॉडी कहाँ जा रही है, हम क्या गलती कर रहे हैं गेम में। तो हमारा अच्छा पार्टनर है तो हमें वो चीज़ बताएगा कि आप ये गलती कर रहे हो और इस चीज़ में सुधार करो और अच्छा कर सकते हो। या बहुत सी बार ऐसा होता है हम बहुत सैड हो जाते हैं, आज हमारा वर्कआउट नहीं हुआ, तो वही पार्टनर हमें सपोर्ट करता है कि कोई बात नहीं यार, कल मेरा अच्छा नहीं हुआ था, आज मेरा अच्छा हुआ, आज तेरा नहीं हुआ, कल तेरा अच्छा होगा, बिल्कुल, बिल्कुल। कोई बात नहीं, आगे सब अच्छा होगा, चिंता मत कर। तो पार्टनर का होना बहुत जरूरी है गेम। वेरी गुड। आई थिंक आकाश ये वाइस वर्सा है, जैसा आपको उसका सपोर्ट है उसका भी आपको ऐसे ही सपोर्ट होगा, राइट? किसी दिन उसका मन नहीं है तो आप उसको ट्रेनिंग सेशन पे लेके जाते हो या उसकी करेक्शंस करवाते हो, क्योंकि मैं मानता हूँ कोच के पास अगर जब एक साथ 70-80 बच्चे होते हैं तो वो सब पे एक साथ ध्यान नहीं दे सकते, राइट? इंस्ट्रक्शंस एक जैसी रहती हैं बट अपनी ट्रेनिंग और अपनी करेक्शंस के लिए आपको पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है। अब आते हैं एक ऐसे पॉइंट पे जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है जानना, और आई थिंक यू विल बी वेरी प्राउड टू टॉक अबाउट इट, ठीक है? मुझे अब तक की अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट, व्हेन आई एम सेइंग सबसे बड़ी अचीवमेंट, अभी तक आपके जितने भी आपने कंपटीशन में मैक्सिमम अचीव किया है, तो वो कौन सा कंपटीशन है? और आप अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट के बारे में हमसे थोड़ा शेयर करें। मैं पहले तो ये बताना चाहता हूँ अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट के लिए कि मैं तो जब छोटा था ना, जब मैं फर्स्ट आया था, हमारे यहाँ नॉर्मल रोड पे दौड़ हुई थी, तो मुझे नहीं पता था रनिंग क्या होता है। नॉर्मली गेम के वगैरह खेलता था मैं, पर उसके बाद वही मैं सबसे बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ कि मैं अगर वो नहीं जीत पाता तो मैं आज यहाँ तक नहीं कर। उसके बाद 2019 में मैं ओपन नेशनल चैंपियनशिप जीता था। अरे वाह, गोवा। अरे ओपन दोबारा बोलेंगे? ओपन नेशनल, ओके, ओपन नेशनल ऑल इंडिया चैंपियनशिप। अरे वाह, क्या प्रॉफिट होता है वो। और कितने मीटर वाली में? 100-200 मीटर, अरे वाह, जबरदस्त। दोनों में गोल्ड आया था मेरा। अरे वाह, क्या बात है। प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन करके थोड़ा डिटेल में बताओ। तो मैं ऑल इंडिया चैंपियनशिप के लिए जब तैयार हुआ था तो मेरे कोच ने कहा था कोई बात, मैंने उनसे डिस्कस करा था कि सर ऐसे ऐसे वहाँ है, तो मेरे दोस्त कह रहे हैं कि वहाँ खेलने चला जाए, वो फॉर्म निकले हैं। तो मेरे दोस्तों ने मुझे शुरू से बहुत सपोर्टेड रहे हैं। दोस्त चेंज होते रहते हैं टाइम के साथ, पर मेरे जो भी दोस्त चेंज हुए ना आज तक भी, वो मुझे बहुत सपोर्ट करा आज तक। तो मेरे दोस्तों ने ही मेरा फॉर्म वगैरह भर दिया था, तो मैं गोवा गया था ऑल इंडिया चैंपियनशिप खेलने। क्या बात है। तो जब मैं वहाँ खेलने गया ना, तो एक रात पहले मैं पापा के पास गया कि मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ और मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा है इतनी दूर जाके खेलना, अभी मैं पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ। अच्छा। मैं 3-4 साल 5 साल की ट्रेनिंग के बाद भी ये कह रहा था पापा से कि मैं पूरी तरह तैयार नहीं हूँ। और इतने डिसिप्लिन के बाद? हाँ, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता था कि मैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और वर्कआउट में मेरा टाइम वगैरह सब अच्छा आ रहा है, मेरे कोच कहते थे अब की बार तेरा मेडल है, चिंता मत कर। अरे वाह। पर बहुत सी बार ऐसा होता था, कभी मुझे सिन पेन, कभी हैमस्ट्रिंग में इंजरी, कभी बैक में इंजरी, मैं उन चीज़ों से नहीं बच पाता था। अच्छा। तो इस बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा। ये इंजरी वगैरह इसलिए होती थी कि प्रॉपर डाइट नहीं ले पाता था मैं खुद आने वाला था इस पॉइंट पे। हाँ, तो मैं फिर वहाँ गया था खेलने। तो जब मैं वहाँ, पापा ने रात को ये कहा था कि तू जा खेलने, हम हार जीत थोड़ी कह रहे हैं, तू घूम के आ वहाँ। क्या बात है। कोई बात नहीं, हम तेरे से थोड़ी कह रहे हैं, जीत के ही आ वहाँ से। तो मैंने कहा जब पापा ही कह रहे हैं कि तू घूम के आ, तो मैंने कहा ठीक है। फिर अगले दिन पापा ने मुझे 2000 रुपये दिए। मैंने कहा यार 2000 रुपये तो मिल गए, चलो। मुझे नहीं पता था वहाँ कितना खर्चा होगा क्या होगा, मैंने कहा 2000 रुपये मिल गए, चलो अब जाता हूँ मैं। फिर मैं जब वहाँ गया तो वहाँ पता नहीं किस्मत थी क्या थी, जो मेरे साथ जिमना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ट्रेनिंग करता था, उसी होटल में मुझे वो भी दिख गया कि खेल लेना है। अरे वाह। और उसने मुझे वहाँ नहीं बताया था कि मैंने भी फॉर्म भरा। अच्छा। जब मैं वहाँ गया खेलने तो मुझे वो मिला कि तू भी आया, मैंने कहा हाँ यार मैं भी आया हूँ। हम दोनों फिर एक ही रूम में रुके थे। अच्छा, गुड। तो उसके बाद हमारा अगले दिन कंपटीशन था, हम जब ट्रैक पे गए, हम 8 जने फाइनल में खड़े थे, तो मेरे बगल में गोवा का लड़का खड़ा था। अच्छा। तो जो मेरे ड्रीम स्पाइक्स थे ना, अच्छा, वो पहन के खड़ा था एडिडास के। अरे वाह, क्या बात। उस टाइम पे वो 13,000 रुपए थे। अरे बाप। तो मैंने सोचा था यार ये वाले स्पाइक जरूर लूंगा, ये पूरी ब्लैक होते हैं, वाइट 3 पट्टियां होती हैं इसमें, अरे वाह। मैं भी इसमें भागूंगा एक दिन। अरे वाह। और मेरे पास 700 रुपए के पामा के स्पाइक्स थे। अच्छा। जो नॉर्मल होते हैं। अच्छा। तो मैं ना बहुत नर्वस हो गया कि यार इसके पास ब्लॉक भी है, मेरे पास ब्लॉक नहीं है। मेरे इधर साइड वाले ने भी ब्लॉक लगा रखा था, लेफ्ट वाले ने, राइट वाले ने भी ब्लॉक लगा रखा था, मेरे पास ही ब्लॉक नहीं था। तो जब मैं ना वहाँ खड़ा हुआ तो मुझे पापा की बात याद आई कि पापा ने मेरे से ये कहा था तू खेल क्या, हम तेरे से ये थोड़ी कह रहे तू जीत क्या हार क्या ऐसा कुछ। मैंने कहा चल देखा जाएगा जो होगा, मैं तो अपनी जान से भागूंगा, मैंने मेहनत तो करी रखी है। बिल्कुल सही बात है। मैं पूरी अच्छी तरह से भागा, मैं 100 मीटर में गिर गया था फाइनल में। अरे। तो मुझे चोट भी लग गई थी हाथ पे और घुटने में थोड़ी सी। तो उसके बाद मेरा गोल्ड आया।
मतलब गिरने के बाद गोल्ड कैसे आया? गिरने के बाद गोल्ड ऐसा आया, मैं 1 मीटर पहले ही फिनिश करने के चक्कर में, पुल करते हैं जो। हाँ, अच्छा तो मैं बैलेंस नहीं बन पाया, मैं रोल करके गिर गया था। अच्छा जब मैं गिरा, जब मैं खड़ा हुआ, मेरे टाइमिंग लिख रहे थे, मैंने कहा यार चलो ठीक है, मैं गोल्ड आ गया। मैं उसमें बहुत खुश हुआ। अच्छा। मैंने सोचा बस फोन मिल जाए और घर फोन करूँ पापा को हाँ सही बात, कि मेरा मेडल आ गया, मुझे और कुछ नहीं दिख रहा था। बिल्कुल सही। उसी बीच में 50-60 मीटर चला, जो गोवा वाला लड़का खड़ा था ना मेरी साइड में, राइट साइड, तो उसके मम्मी पापा मेरे पास आते हैं उसके साथ ही अरे वाह, कि बेटा आप कहाँ ट्रेनिंग करते हो? मैंने कहा मैम मैं दिल्ली में ट्रेनिंग करता हूँ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। तो आप ऐसे शूज पहन के कैसे भाग लेते हो? कि मैंने कहा मेरे कोच ने एक बात बताई है, शूज और स्पाइक्स में कोई अंतर नहीं होता, अच्छा। इंसान में जुनून होना चाहिए जीतने का। तो अचानक से क्या हुआ, अनाउंसमेंट होने लगी, 2 घंटे बाद 200 मीटर फाइनल है। अच्छा। मेरा सिर घूम गया, अगले दिन 200 मीटर फाइनल होने वाली थी और मेरे हाथ और घुटने में चोट लग गई थी। तो मेरे दोस्त ने मुझे सजेस्ट करा, जो मेरे साथ था वो थर्ड आया था 100 मीटर में, अच्छा। कि तू मत खेल, चोट इंजरी वगैरह बढ़ गई तो दिक्कत होगी, तेरा गोल्ड तो आ गया कोई बात नहीं। पर उस टाइम पे मुझे वो जुनून था कि हाँ मैं बहुत खुश था। अच्छा। मैं उस खुशी को ना किसी को बयां भी नहीं कर पा रहा था, इतना खुश था अरे वाह। कि पहली बार इतना बड़ा मेडल आया है। सही बात है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, देखो वहाँ मैंने बैंडेड वगैरह लगाई वहाँ। फिर उसके बाद मैं 200 मीटर फाइनल में खड़ा हुआ, वो गोवा लड़का, उसका मनोबल इतना टूट गया, उसका होम ग्राउंड था वो। अरे वाह। वो 200 मीटर खेला नहीं, उसकी एंट्री थी, अरे बाप। उसके बाद भी वो खेला नहीं। बिकॉज आप भी उसमें compete कर रहे थे। हाँ। और बावजूद इसके कि तुम्हें इंजरी हो चुकी थी उस टाइम। हाँ, अब उसके बाद ये नहीं पता मुझे कि क्यों नहीं खेला वो, पर उसने पार्टिसिपेट नहीं करा फाइनल। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद मेरा दोस्त मेरे साथ ही फाइनल में बैठा था, तो 200 में भी मेरा गोल्ड आया अरे वाह। और उसका सिल्वर आया, जो मेरे साथ मेरा दोस्त क्या था। बात है, वेरी नाइस। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा था कि मैं 200 ना खेलता तो मेरे दोस्त का गोल्ड आ जाता। अरे अरे चलो कोई बात नहीं, वेरी गुड। यही जर्नी थी वो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यार गोवा जाना तो छोटी मोटी बात नहीं है फॉर पर्सन लाइक यू, तुम्हारे जैसे एथलीट के भी बहुत छोटे गांव से आता है और बहुत मेहनत करी है, और आई थिंक सुविधाओं की कमी तो है, ये मुझे पता भी है, और आई थिंक हम देख सकते हैं। तो इस पूरे स्पेशली गोवा वाले इवेंट में वहाँ पे जाना, रहना, कंपटीशन में, दोनों कंपटीशन में गोल्ड जीतना, फिर वापस घर आना, इस सब के बीच में सबसे यादगार मोमेंट कौन सा था? सबसे यादगार तो मेरे लिए ये था कि जब मैं घर आया था ना, तो मेरे दोस्तों ने मुझे फोन कर दिया था। हाँ। कि तू एक काम करियो, मेरा एक सपोर्टेड है, भतीजा लगता है मेरा, ऋतिकेश तोमर। अच्छा। तो वो मुझे सपोर्ट करता है बीच बीच में। अरे वाह। कि तू कर, मैं हूँ तेरे साथ। अरे वाह। वो मतलब फाइनली सपोर्ट नहीं कर पाता मुझे बहुत हद तक, उसकी भी फैमिली है, पर वो मुझे इस हद तक सपोर्ट करता है कि तू कर, मैं हूँ। अरे वाह। तो ये भी बहुत सपोर्टेड है, बहुत अच्छी बात है। तो उसने क्या करा था, ढोल वगैरह कर रखे थे, 2 ढोल माला वाला कर रखे थे। तो मैं जब उतरा वहां से, तो उसने कहा बिल्कुल भी रोड पर से अंदर मत आइयो, अच्छा। मैं वहीं आ रहा हूँ। अच्छा। तो उसके बाद उसने ढोल वोल बजवाए और गाँवों में उसने एक किसी को जाकर माला वगैरह दी। क्या बात। और सब माला डाल डाल के मुझे कर रहे थे। तो उस टाइम पे मुझे कुछ 1700-1800 समथिंग रुपए मिले थे गाँव में से। अरे कोई 21 रुपए दे रहा है, कोई 101 रुपए, एक अंकल थे उन्होंने 500 रुपए दिए, ऐसे जुड़कर। तो उस टाइम पे पापा की आंखों में मैंने चमक देखी। अरे वाह। मेरी दीदी भी आई हुई थी उस टाइम पे, उन्होंने आरती वगैरह मेरी करी। बहुत बढ़िया। और उसके बाद मैं घर गया था, तो मेरे लिए बेस्ट मोमेंट था वो। वेरी गुड यार, वंडरफुल वंडरफुल, बहुत अच्छी बात है। अब इन सब चीज़ों के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है आकाश के, पढ़ाई के साथ ये कैसे मैनेज हो रहा है, या पढ़ाई अभी टोटली सेक्रीफाइस्ड है, कॉम्प्रोमाइज़ है कि पढ़ाई पे भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, पिछले कुछ टाइम से टोटली स्पोर्ट्स पे हो, और क्यों नहीं पढ़ाई के साथ ये कर पाया? मैंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, बीपीएड में एडमिशन लिया है। अच्छा। हाँ, जब मैं पढ़ाई करता था ना, तो मेरे पीटीआईओ ने और बीटी टीचर ने और मेरे क्लास टीचर्स ने मेरा बहुत सपोर्ट करा। अच्छा। कि जब मैं गेम करने जाता था ना, तो और बच्चे भी कहते थे कि सर आप इसे तो भेज देते हो, कि वो कुछ करने के लिए कुछ कर रहा है, उसे कुछ करना है देश के लिए, इसलिए वो मेहनत कर रहा है, घूमने नहीं जा रहा वो, कि अपने घर जा रहा हो या पार्कों में घूमने जा रहा हो। तो बहुत हद तक जितनी वो सपोर्ट कर सकते हैं, मेरे टीचरों ने मुझे बहुत सपोर्ट करी। यहाँ तक की करा कि मुझे 3-3:30 बजे ग्राउंड के लिए निकाल देते थे। अच्छा। कि आप प्रैक्टिस करने जाओ। अच्छा। तो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे टीचर। तो इसलिए मुझे ये लगता था कि गेम है मेरे लिए सब कुछ। अच्छा। जब मैं ट्रेनिंग करता था ना, तो इस हद तक ट्रेनिंग करता था, मुझे होश नहीं रहता था अपने वर्कआउट करने के बाद। तो मुझे ये लगता था कि पढ़ाई के साथ नहीं हो सकता। अच्छा। तो मैंने पढ़ाई को थोड़ा साइड करा और गेम को पूरा 100% दिया अपना। अच्छा। तो आकाश, आप ये कह रहे हो कि, क्योंकि मैं ये और एथलीटों से भी बात कर चुका हूँ और सबका यही कहना है कि अगर आपको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की प्रैक्टिस किसी भी स्पोर्ट्स पे करनी है, और अगर चाहे वो एथलेटिक्स क्यों ना हो, तो वो रेगुलर पढ़ाई के साथ नहीं हो सकता। तो क्या आप इस बात को मानते हो कि आम बच्चों की तरह स्कूल जाके आप एथलेटिक्स की उस लेवल की, नेशनल लेवल की तैयारी नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। आपको कम से कम
80% गेम को देना पड़ेगा। अच्छा। अगर घर वाले नहीं मान रहे, आप भी ये सोच रहे हो कि सेकंड ऑप्शन लेके चलें, तो 20-30% पढ़ाई को दे सकते हो। अच्छा। पर आप ऐसा भी नहीं कि 100% ही दे दो स्पोर्ट्स को। अच्छा। आपको 20-30% कहीं ना कहीं देना पड़ेगा, उसके बाद 70-80% के साथ आप सपोर्टेड कर सकते हो। ठीक है। इस चीज़ में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, प्लीज। कभी भी ना कोई दोस्त हो या फैमिली मेंबर हो, एक बंदा गेम के ऊपर उसके साथ होना चाहिए, सपोर्ट करने वाला, राइट। कि हाँ तू कर। कि पता है ऐसा होता है बहुत सी बार कि किसी न किसी को तो दिखता है कि हाँ ये कर सकता है, कर सकता है, सही बात है। बहुत सी बार ये होता है कि लोग कह देते हैं कि तू कर, हम है। बहुत सी बार रिलेटिव भी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, मेरे से भी बहुतों ने कहा है कि आकाश तू कर, हम है, तुझे किसी भी चीज की सपोर्ट चाहिए ना, हम बैठे हैं, तू कर। अच्छा। पर मुझे ये चीज सुन के बहुत अच्छी लगती है कि वो कह रहे हैं, सही बात है। चाहे वो आसान नहीं है कहना। मेरे सामने कह दे रहे हैं कि मैं, हमारा हाथ तेरे सर पे है, तू सही कर। बात है। भले मैं उनसे बाद में कहूँ कि वो ना कर पाए, उनकी भी कोई प्रॉब्लम हो, मैं किसी को ऐसा जैसे नहीं करना चाहता। सही बात है। कि वो सपोर्ट ही करें किसी को, कह देना भी कम नहीं। पर ये कह देना बहुत बड़ी बात है कि वो कह रहे हैं कि हाँ तू कर। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि अभी हमने बात कर ली एक आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट के बारे में। अब मुझे कोई एक ऐसी ओकेजन के बारे में बात बताओ जब आपको लगा था कि पूरा तैयार हूँ और अब कुछ हो जाएगा ज़बरदस्त, और किसी भी वजह से नहीं हो पाया, या वो वजह इंजरी भी हो सकती है। तो मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताओ कि अभी तक की सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट, आप समझते हैं सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट आपकी क्या रही है। अचीवमेंट के बारे में हमने बड़ी अच्छे से बात करी, अपनी अब तक की सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट के बारे में मुझसे शेयर करो, और क्यों हुआ वैसा। मेरे कोच को और मेरे कुछ रिलेटिव दोस्त हैं जो मेरे कुछ खास हैं, उन्हें मेरे बारे में सब पता है। अच्छा। कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। तो मेरे कोच ने मुझे एक टारगेट दिया था, मेरा पीक पॉइंट था। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि उससे ज्यादा पीक पॉइंट, अगर उतना भी मेरा पीक पॉइंट अभी दोबारा आता है तो मैं कंपटीशन में कॉम्पिटिट कर सकता हूँ बहुत अच्छे से। अच्छा। तो मेरा ट्रायल था, नॉर्मली मेरे कोच ने कहा था कि तुझे 10-6-0 की लगानी है। अच्छा। और मैं तुझे पूरा सपोर्ट करूंगा। 10-60 की 100 मीटर लगानी है हैंड वॉच। और क्या एज, किस एज पे बात कर रहे हैं हम ये? अभी मैं 2021-2022 की बात। अच्छा, तो लगभग 20 साल के होंगे आप। हाँ। तो मेरे कोच ने कहा था अगर तू 10-6-0 की लगाएगा ना तो मैं तुझे पूरा सपोर्ट करूंगा। अच्छा। मैं अपने साथ तुझे रखूंगा, सारी डाइट प्लान, जो भी चीज A to Z तुझे चाहिए वो मैं तुझे स्पॉन्सर ही मान ले कि मैं तुझे पूरा 100% स्पॉन्सर करूंगा। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं सर, मैं उस टाइम पे 11-1-11-2 की लगा रहा था। अच्छा। नॉर्मली तो मेरा बहुत अच्छा पीक था, ट्रायल नहीं होगा था पिछले 8-10 महीनों से। अच्छा। तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं कितनी लगा सकता हूँ। अच्छा। फिर भी मैंने ये कह दिया था, मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि मैं 10-9-0 की लगा सकता हूँ। अच्छा। तो मैंने ये कहा था कि 10-6-0 तो भैया, मैं कोच को भैया ही कहते हैं, हम काफी कनेक्शन हो गए थे अच्छे। तो मैंने कोच साहब से, पंकज सर की बात करें? हाँ जी, पंकज भैया की। ठीक है। तो मैंने भैया से कहा था कि भैया मैं ना 10-9-0 की लगा दूंगा, आप ये टारगेट 10-6-0 तो मुझे बहुत अच्छा बताते हो, मैं नेशनल में मेडल ले आऊंगा। आप 10-9-0 की कहो तो मैं करूँ कुछ। हाँ कि नहीं भाई, मैंने तुझे कह दिया अगर तुझे करना है तो 10-6-0 लगा और मैं तेरे सपोर्टेड हूँ। बाकी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा है वैसे भी, उसके बाद भी, उससे पहले भी। आई थिंक ये उनका मोटिवेट करने का एक तरीका था। हाँ। सीधी सी बात। तो उन्होंने मुझसे कहा, फिर भी मैंने कहा कि मुझे तो कुछ देना ही नहीं पड़ रहा, कोई बात नहीं, देखता हूँ लग गई तो मेहनत तो कर ही रही। फिर भी मैंने उनसे कहा था कि 10-6 तो नहीं, 10-8 कर लो आप, जबकि मुझे उम्मीद थी 10-9-0 उससे नीचे नहीं लगेगी। अच्छा। मैंने कहा 10-8-0 कर लो। उसके बाद वो कह रही थी नहीं आकाश 10। तो एक भैया और थे, उन्होंने कहा कि 10-7-0 लगाएगा ना तो तुझे 50% सपोर्ट मैं करूंगा। क्या बात है यार। श्रीकांत मलिक भैया है वो। अच्छा। वो प्रोटीन वगैरह काम करते हैं, तो वो भी भैया बच्चों को बहुत सपोर्ट करते हैं। अच्छा। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट करा है। वेरी गुड यार। तो क्या हुआ था, उस टाइम पे मैंने ट्रायल दिया तो मैं बिल्कुल फ्री माइंड था, मुझे कुछ नहीं था क्योंकि कंपटीशन ही नहीं था कोई। तो आप अपने डेली ट्रेनिंग ग्राउंड CWG या फिर वो यमुना स्पोर्ट्स में ही दे रहे थे ये ट्रायल? हाँ जी, हाँ जी। CWG में मेरा ट्रायल, इंटरनल ट्रायल था। कोच आपको बस एक टाइम दे दिया है ना कि हाँ, कॉमनवेल्थ गेम्स में। कॉमनवेल्थ गेम। वेरी गुड। तो उन्होंने मेरे से कहा था मैं तुझे फुल सपोर्ट करूंगा, मतलब एक तरह से वो स्पॉन्सर टाइप। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैं जब रेडी हुआ, मैंने स्टार्ट करा 100 मीटर, अचानक से मेरे माइंड में कुछ आ गया, मैं डिस्टर्ब हो गया, मैं 10 मीटर पे रुक गया। मैंने कहा यार क्या हो गया, मैंने कोई बात नहीं। फिर मैं 5-7 मिनट दोबारा, मैंने 5-7 मिनट, मैंने पहली बार इतना टाइम लिया था रेडी होने के लिए, वापस रेडी। हाँ, मैंने 5-7 मिनट रेडी हुआ, फिर मैं दोबारा से तैयार हो गया। तो उस टाइम पे मैंने 10-7-6 लगाई थी। अरे 100 मीटर।
पर उसके बाद मेरे कोच बहुत खुश हुए थे कि आकाश तूने 10.76 लगाई 100 मीटर, बहुत अच्छा। वेरी गुड। मैंने कहा भैया मैंने आपसे कहा था कि 10.80 कर लो। 80 कर लेते तो उसके पास हो जाता लगभग। हाँ, उसके बाद उन्हें बहुत खुशी हुई, मैंने 10.76 लगाया था। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने 200 का टाइम लिया, मैंने 200 भी अच्छी लगाई। वेरी गुड। उनका मोटिव था हमेशा से मुझे 400 मीटर 800 मीटर कराने का। अच्छा। और मेरा मोटिव था हमेशा से 100 मीटर करने का। अच्छा। क्योंकि मुझे स्प्रिंटिंग का बहुत शौक है। पर जब मेरे कोच ने कहा ना तो ये 400 करनी है, तो मैंने कोच की बात नहीं टाली, अपनी चीजों को दबा दिया। अच्छा जी। मैंने कोच के मानने से ट्रेनिंग करी, मैंने 500 भी लगाई, मैं कभी 500 नहीं लगाता था, 300 भी लगाई। 36 डेड मेरी 300 बेस्ट है। अच्छा, वेरी गुड यार। 400 भी लगाई। मैंने सब वर्कआउट करा जो जैसे कोच कहते रहे। तो मेरे अंदर ना इतना डिसिप्लिन था कि हाँ जो कोच ने कह दिया वो पत्थर की लकीर है। अच्छा, वो करना। वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि क्योंकि आपने काफ़ी साल इस स्पोर्ट्स को दे दिए हैं, अपने पूरे एक्सपीरियंस से मुझे ये बताओ, अगर कोई यंग एथलीट, कोई नया बच्चा इस पॉडकास्ट को देखे या फिर आपका ये इंटरव्यू देखे, तो उसका अगर एथलेटिक्स में आने का मन हो तो कौन सी वो बातें जो वो चेक कर ले कि ये चीज़ें होंगी तो ही मुझे स्पोर्ट्स में जाना चाहिए, वरना मतलब कौन सी प्री रिक्विजिट हम जिसे हम कहते हैं कि एटलीस्ट ये चीज़ें आप अपनी चेक कर लो तभी से स्पोर्ट्स में आओ, तो क्या वो चीज़ें होंगी? क्या सजेस्ट करना चाहोगे यंग एथलीट्स को जो आपका इंटरव्यू देख रहे हैं? अगर यंग एथलीट्स के पास सबसे पहली बात डिसिप्लिन है, अगर वो अपने अंदर डिसिप्लिन मेंटेन कर सकता है तो ही वो गेम में उतरे। यही नहीं एथलीट्स में, वो किसी भी गेम में अगर उतरना चाहता है ना, चाहे क्रिकेट हो, चाहे कबड्डी हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे आजकल हमारे देश में जब से नीरज चोपड़ा का मेडल आया है, जब से हर स्पोर्ट्स का सपोर्ट हो रहा है बहुत अच्छे से। राइट। ऐसा कुछ नहीं है, पहले क्या होता था सिर्फ क्रिकेट को सपोर्ट। बिल्कुल सही बात है। अब हर गेम को सपोर्ट कर रही है सरकार बहुत अच्छे से। बिल्कुल। आपने देखा होगा हर गेम में पैसे भी मिल रहे हैं बच्चों को। मिल रहे हैं बच्चों को। ट्रैक एंड फील्ड की बड़ी रिकग्निशन हुई है पिछले 2-4 साल में, तो कुछ ज्यादा हुआ। हाँ, तो ये है कि बच्चे को ना ये चीज देखनी चाहिए कि वो डिसिप्लिन मेंटेन कर सकता है नहीं कर सकता। सही बात है। सुबह 4 बजे उठना, फिर घर आना, टाइम से डाइट खानी, टाइम से मतलब टाइम अकॉर्डिंग। हमने अलार्म लगा कर पानी पिया है। अच्छा जी। कोच ने ये कहते तुम्हें 5-6 लीटर पानी पीना है, 6-7 लीटर पानी पीना, तो हमने अलार्म लगा कर पानी पिया है। अच्छा कि अलार्म बज गया तो पानी पीना है। अरे बाप रे। इतना डिसिप्लिन मेंटेन करना है। अच्छा। अगर कोच ने ये कह दिया ना 4 बजे आना है तो 3:30 ही पहुंच जाना है। क्या बात है। पहली बात तो डिसिप्लिन हो। डिसिप्लिन। दूसरी चीज उसके बाद उसे ये देखना है कि मुझे ना मैं जहाँ ट्रेनिंग कर रहा हूँ वहाँ का माहौल कैसा है। तो अब मुझे बताओ कि ये एक ओपन क्वेश्चन है, ठीक है, और मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, ये मैंने किसी से नहीं पूछा क्योंकि मैंने एथलेटिक्स को बहुत करीब से देखा है। हालांकि मैं अभी तक खेला नहीं हूँ, बट मेरा भी है प्लान, कभी ना कभी ज़रूर करेंगे। बट मैंने एथलेटिक्स को बहुत करीब से मेहनत करते हुए देखा है एथलीट्स को। तो मुझे एक ऐसी बात बताओ आपको जो आपको पर्सनली लगता है और आम लोगों को सही आंसर, बाकी स्पोर्ट्स पर्सन से मुझे वो आंसर नहीं मिल सकता। तो मुझे ये बताओ कि आप में, मतलब एक एथलीट में और एक नॉन एथलीट में, एक आम इंसान में, ऐसा कौन सा आपके हिसाब से कौन से 2 बड़े फ़र्क हैं जो आपको लगता है कि जो एथलीट की लाइफ टोटली अलग करता है एक आम इंसान से? पहला फर्क तो ये है कि आम इंसान ना उठता ही 9-10 बजे और 9-10 बजे हमारा पैकअप हो जाता है। अच्छा। मतलब नॉर्मली 10 बजे, बहुत सी बार ऐसा होता है कि घर 8 बजे हम पहुंच गए ना, 10 बजे तक तो हम सो जाते हैं। अरे वाह, दोबारा। हाँ, और नॉर्मल आदमी उठता ही 10-11 बजे बिस्तर छोड़ता है, अलार्म बजते हैं उनके 10-11 बजे, तो इतने तो हमारा पैकअप हो जाता है। अच्छा, वेरी गुड। एक तो ये हो गई। वेरी गुड। और दूसरा हमारा डिसिप्लिन। हम अगर किसी भी चीज को कर रहे हैं तो टाइम के अकॉर्डिंग ही करते हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, जबरदस्त करना पड़ेगा कि हाँ इतने बजे हमें ये चीज करनी है ना तो करनी है, चाहे उसके लिए कोई बुरा माने या कोई कुछ कहे कुछ करे, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें वो चीज करनी है। आम आदमी क्या है, अगर वहाँ वो टाइम दे रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन की प्रैक्टिस छूट, वो एक दिन का ऑफिस भी छूट रहा है, हम ऑफ डाल देते हैं। हमारा ये नहीं है, हमें कभी ऑफ नहीं डालना होता क्योंकि हमें ना बहुत बड़ा करना है, तो ये चीजें सोचनी पड़ती है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड। आकाश, मुझे अब एक बात बताइए, मुझे अब तक के अपने नंबर ऑफ मेडल्स और ट्रॉफीज के बारे में बताइए। कितने मेडल्स और ट्रॉफी आप जीत चुके हो अभी तक? मेरे पास मेडल जो है वो 69 है। 69 मेडल्स है। अरे, और सब एथलेटिक्स के? हाँ जी। वेरी नाइस। और ट्रॉफीज? ट्रॉफीज मेरे पास 49 है, 50 नहीं हुई बस अभी तक। अरे बाप रे। उसमें ट्रॉफी खो खो की भी है, कबड्डी की भी है। अरे वाह, और 2 साल में बेस्ट एथलीट रहा हूँ, तो बेस्ट एथलीट की 2-2 ट्रॉफी मिली थी। क्या बात। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्योंकि मुझे याद है मैंने कहीं किसी एक फोटोग्राफ में आपके किसी जगह पे देखा हुआ है जिसमें आपका पूरा एक दीवार है घर की जो पूरी ट्रॉफीज और मेडल से भरी हुई है। सो इसलिए मैंने पूछा। ठीक है, वंडरफुल, ग्लैड टू नो दैट। अब मुझे एक और चीज़ बताओ जो मैंने पर्सनली आजकल मैं देखने लगा हूँ। मैं पिछले काफ़ी सालों से एथलेटिक्स को क्लोजली वॉच करता हूँ, बट मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है कि पिछले कुछ सालों में मैंने देखा है कुछ बच्चे बिना कोच के भी ट्रेनिंग करते हुए देखे हैं
और जहाँ तक मैं उनकी ट्रेनिंग पैटर्न्स को देखता हूँ तो मैं उन पैटर्न्स को फॉलो कर पाता हूँ कि ये कहीं ना कहीं यूट्यूब पे जो फॉरेन कोचेस का या फिर वैसे भी बहुत ड्रिल्स, आजकल तो इंस्टाग्राम है, बहुत सारे सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है यंग एथलीट्स के लिए नॉलेज गेन करने के लिए। तो मैं देख रहा हूँ आजकल बच्चे काफ़ी कुछ सेल्फ ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? वो बच्चे ऐसे है ना कि सेल्फ ट्रेनिंग वो पहले से नहीं कर रहे, या उन्होंने स्टार्ट भी सेल्फ ट्रेनिंग नहीं करी, सब कोच के पास ही करते हैं ट्रेनिंग। अब आप आजकल क्या हो गया, फ़ोन हो गए, रील्स हो गई है, तो विदेश में जो चीज़ें हमें दिखाई जाती है ना, जो चीज़ें हमें पसंद है, वो लोग वही चीज़ें हमें दिखाते हैं। वो अपना मेन वर्कआउट कभी नहीं दिखाते हैं, बच्चे तो ही नहीं करते वो कि वो कितनी हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं। वो ये चीज़ इंडिया को दिखाते हैं कि जो बच्चे देखना चाहते हैं सिर्फ, और इंडिया के बच्चे ये सोचते हैं कि हम वो ही क्यों नहीं करते सिर्फ। अब हमारा क्या होता है, हम 2-2 3 मिनट का जहाँ रेस्ट लेते हैं ना, वो लोग 15-15 20-20 मिनट का रेस्ट बच्चों को दिखाते हैं। अच्छा, तो बच्चों को ये लगता है कि हमारे कोच तो यार इतना कम रेस्ट दे रहे हैं, और वहाँ इतना ज़्यादा रेस्ट लेकर भी उतना अच्छा कर रहे हैं वो लोग। तो ये चीज़ें बच्चे देख देख कर अपने कोच को छोड़ के सेल्फ ट्रेनिंग करते हैं। गूगल से वर्कआउट निकाल लेते हैं, उसेन बोल्ट का वर्कआउट दिखाओ तो गूगल बाबा आजकल हर चीज़ दिखाई देते हैं, ये तो सब वहीं से ट्रेनिंग कर रहे हैं बस कि हम वहाँ से बनेंगे। पर मेरा मानना ये है कि कभी भी, चाहे तुम्हारा भाई हो या फादर हो या कोच हो, कभी जिसका तुम्हारे ऊपर डंडा नहीं रहेगा ना, कि वो खड़ा नहीं रहेगा कि ये करो, तो वो बच्चा कभी कुछ नहीं कर सकता। आज तक मैंने तो कभी ऐसा इंसान नहीं देखा कि सेल्फ किसी ने ये करा है। अच्छा, किसी ने कर दिया हो तो अलग बात है, बाकी सेल्फ कभी कोई कुछ नहीं कर सकता। उसके पीछे जब कोई खड़ा रहेगा ना कि हाँ ये कर, तो वो करेगा ही करेगा। तो सेल्फ बच्चा ट्रेनिंग नहीं कर सकता कभी। वेरी गुड, थैंक यू। आई थिंक ये एक पॉइंट था जिस पे मुझे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहिए था, एंड बहुत अच्छे से डिटेल में आपने इसके बारे में बताते। थैंक यू सो मच। अभी ओवरऑल इस स्पोर्ट्स में जैसे आपने बताया 8 से 9 साल हो गए हैं, आपको फैमिली का सपोर्ट डेफिनेटली है, लेकिन एक एज होती है कि एज के बाद बच्चों को लगता है, स्पेशली खिलाड़ियों को लगता है कि यार मैं खुद भी कुछ कमा लूँ, फैमिली से कितना सपोर्ट लेंगे, और वो बड़ा ऑब्वियस भी है और आई थिंक वो होना भी चाहिए। तो आपने अपनी इस टोटल स्पोर्टिंग जर्नी को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए फैमिली के अलावा खुद अर्निंग के लिए क्या क्या जरिए अभी तक अपनाए हैं, और आपने क्या क्या काम किया और अभी क्या कर रहे हैं अगर कुछ अर्न कर रहे हैं तो? मेरे कोच थे कॉम्प्लेक्स में, तो वो क्या करते थे, वो उन्हें जाना पड़ जाता था नॉर्मल बच्चों का कॉम्पिटिशन में भी आता है। हाँ, तो वो एक दिन हम ऐसे ही शाम के टाइम वर्कआउट फिनिश करके बैठे थे, हमारे सीनियर्स भी बैठे थे, तो सब बैठे थे। तो एक बार भैया ने कहा कि अब मैं जा रहा हूँ 5-6 दिन के लिए कॉम्प्लेक्स में, सुबह शाम की ट्रेनिंग कौन कराएगा? तो मानसी थी और 2-3 भैया थे, सब थे। तो उन्होंने कहा कि मतलब पहले तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं कि कौन कराएगा कौन, सब एक दूसरे के चेहरे देख रहे थे कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कौन निभाएगा। उस टाइम पे कुछ भी नहीं तो 110-120 बच्चे थे ग्राउंड में। अरे बाप रे। जब ट्रेनिंग करते थे तो उस टाइम पे सबने कहा कि भैया आकाश करा देगा, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता था कि भैया की तबीयत खराब हो गई तो भैया कहते थे आकाश एक्सरसाइज करा दियो, आकाश बच्चों को वर्कआउट बता दे। अच्छा जी। तो मैं एक्सरसाइज कराता था, तो वो मुझे देखते रहते थे कि ये काफी अच्छी तरीके से कराता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आकाश देख ले, सब कह रहे हैं तू करा देगा ना। मैंने भी कह दिया हाँ, नॉर्मल वर्कआउट बताना है और देखना है, जो ना करे उसे कहना है कि हाँ भाई वर्कआउट कर। बिल्कुल सही। हाँ भैया करा दूंगा। तो मैंने वो 6-7 दिन नॉर्मली ट्रेनिंग कराई थी। वेरी गुड। और जो सुबह फिटनेस वाले आते हैं ना भैया के पास, तो उन्होंने अच्छा रिव्यू दिया था। अच्छा। और शाम वाले बच्चों ने भी अच्छा रिव्यू दिया था। अच्छा। कि बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कराई, सब चीज डिसिप्लिन में थी, डिसिप्लिन से कुछ बाहर नहीं था। तो वहाँ से मेरी ये थोड़ा स्टार्ट हुआ था। फिर 2-3 मुझे फिटनेस वाले मिल गए थे। अच्छा। उनसे 1000-1500 रुपए मिलते थे। तो आप प्राइवेट ट्रेनिंग देते उनको? हाँ, उन्हें देता था पहले में। ठीक है। उसके बाद भैया एक बार क्या हुआ, 1 महीने के लिए 1.5 महीने के लिए चले गए थे। अच्छा। तो पूरा ग्राउंड का जिम्मा ही मेरे पे था। अरे वो तो 5-6 हजार रुपये महीने के भैया दे रहे थे मुझे 2 महीने के। तो उन्होंने कहा तू ग्राउंड देखियो। तो उस टाइम पे मैंने ग्राउंड बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कराई थी बच्चों को। किसी का भी ये रिव्यू नहीं था, पेरेंट्स का भी, कि हमारे बच्चे ने ट्रेनिंग नहीं करी या हमारे बच्चे की कोई इम्प्रूवमेंट डाउन हुई, ऐसा कुछ भी किसी प्लेयर के साथ ऐसा नहीं हुआ था। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी करंटली आकाश आपके अंडर कुछ बच्चे एथलेटिक्स में, स्पेशली एथलेटिक्स में यंग बच्चे कुछ ट्रेनिंग कर रहे हैं? कितने बच्चे हैं आपके पास? अभी मेरे पास 12-13 बच्चे हैं। अच्छा। अभी वो दिल्ली स्टेट में फाइनल में बैठे थे मेरे बच्चे। अच्छा। खुद ही। अरे वाह। मैंने ट्रेनिंग कराई थी। मुझे 1 साल 6 महीने हो गए। मैंने 2024 में फरवरी में स्टार्ट करी थी, कड़कड़डूमा बाहुबली पार्क। अच्छा। वेरी सूरजमल बिहार। अच्छा जी। तो मैंने जब वहाँ ट्रेनिंग स्टार्ट करी ना, तो मुझे ये उम्मीद थी कि मैं उन बच्चों को ट्रेनिंग कराऊंगा जो मेरी तरह डिसिप्लिन है। वेरी गुड। उनके अंदर कुछ करने की क्षमता है। वेरी गुड। तो सिर्फ मैं उन्हीं को ट्रेनिंग कराऊंगा। तो जब मैंने स्टार्टिंग में ट्रेनिंग स्टार्ट करी, तो मेरे पास एक लड़की आई थी भूमि, और एक लड़का था विनायक, रवि, ये 3-4 बच्चे थे, तुषार। तो इन्होंने अच्छे से ट्रेनिंग करी। अभी फिलहाल में 2 लड़की और 1 लड़का। 2 लड़की पुलिस में और वो
एक लड़का उसमें दिल्ली होमगार्ड में। क्या बात। ये लगे मेरे हाथ से ही। और ये एथलेटिक्स में ही कुछ मेडल्स लाके जा पाए हैं उधर पे या स्पोर्ट्स कोटे से गए हैं? नहीं नहीं, ये पढ़ के गए हैं। फिजिकल की ट्रेनिंग जो करते हैं अच्छा ना, अच्छा अच्छा, ओके। वो लगे हैं ये। अच्छा और उसके बाद जो मेरे पास बच्चे थे वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। अच्छा। तो मेरे पास एक लड़का है अभी, रवि। अच्छा। 11 डेड की भाग रहा है वो। 11 डेड 0-0 मतलब 11 एग्जैक्टली 11 सेकंड्स में वो 100 मीटर भाग रहा भाग है। रहा है। और क्या एज है बच्चे की? वो 19 साल का भी। वेरी गुड यार। सो अभी वो दिल्ली स्टेट में compete करेगा तो उसको गोल्ड मेडल या किसी भी मेडल में रहेगा वो। कितना करना होता है? टाइम क्लॉक कर क्या करना? 10-8-0 10-8 गोल्ड के लिए। तो 11 पे वो भी है। तो अभी सिल्वर और ब्राउन्ज पे खेल रहा है वो। अच्छा। मेरे पास एक बच्ची है 6 साल की, मिक्की। अरे वाह। 1.5 साल से वो मेरे पास ट्रेनिंग कर रही है। 1.5 साल से? हाँ। और वो भी 6 साल की है? 6 साल की है। क्या बात है। वो अंडर 8 कंपटीशन खेलेगी 2 साल बाद। और किस कैटेगरी, किस इस उसमें डिस्टेंस में? वो 60 मीटर खेलेगी। अरे वाह यार, क्या बात है। वेरी नाइस, वंडरफुल। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। आई थिंक हमारा काफ़ी अच्छा डिस्कशन हुआ। अब मैं इसको ख़त्म करता हूँ एक ज़रूरी क्वेश्चन पूछ के, और वो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ नेक्स्ट फॉर यू? अगला क्या टारगेट है? नेक्स्ट टारगेट क्या है आपका, और उसको लेके क्या तैयारी है, और पर्सनल विश्वास क्या है आपका उसको लेके कि आपको क्या लगता है कि आपकी क्या पोजीशन आ सकती है, और वो कौन सा कंपटीशन और क्या तैयारी है उसकी अभी? अभी मेरा ये, अभी मैं एक टाइम ट्रेनिंग करा रहा हूँ और एक टाइम ट्रेनिंग खुद की कर रहा हूँ। अच्छा। इवनिंग में ट्रेनिंग कराता हूँ, मॉर्निंग में ट्रेनिंग करता हूँ। ओके। और अभी 2026 में मार्च अप्रैल में दिल्ली स्टेट होगा। अच्छा। तो मैं उसकी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मैं अभी इतना फिट नहीं हूँ क्योंकि अभी मैं हैमस्ट्रिंग की इंजरी मुझे 1.5 साल रही थी। अच्छा। हैमस्ट्रिंग पुल हो गई थी मेरी। अच्छा। तो मैं अभी इतना कॉम्पिटिट करता हूँ कि मैं उसमें फाइनल तक जाऊँ। अरे वाह। तो उसके बाद जो दिल्ली स्टेट आएगा उसमें मैं मेडल की दावेदारी पक्की पेश करूँगा। अच्छा, वेरी गुड। चलो, बेस्ट ऑफ लक। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब अपना इंटरव्यू ख़त्म करने से पहले मैं आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलूंगा। रैपिड फायर राउंड कुछ इस तरीके से होगा कि मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और आपको उसके बारे में बिना ज़्यादा सोचे बहुत जल्दी आंसर करना है, ठीक है? मॉर्निंग ट्रेनिंग या इवनिंग ट्रेनिंग? मॉर्निंग। वेरी गुड। रोज़ सुबह शूज़ पहनकर ट्रेनिंग करना पसंद है या नंगे पाँव ट्रेनिंग करना पसंद है? शूज पहनकर। ठीक है। ट्रेनिंग की सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात कौन सी होती है? जब वो खत्म एक्सरसाइज का वर्कआउट खत्म होने के बाद कूल डाउन करना। वेरी गुड। पसंदीदा मूवी जो आपकी किसी डॉक्यूमेंट्री को स्पोर्ट्स पे आधारित भी हो सकती है, व्हाट इज अ फेवरेट मूवी? भाग मिल्खा भाग। वेरी गुड। अगर आप एथलीट नहीं होते तो क्या होते? नॉर्मली पसंद है नौकरी करना। ठीक। पसंदीदा स्पोर्ट्स ब्रांड कौन सा है? एडिडास। वेरी गुड। आपका ड्रीम स्पाइक कौन सी कंपनी का हुआ? एडिडास। वेरी गुड। कौन सा एथलीट है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? ओशन बोल्ट। वेरी गुड। रेस में आपकी लकी लेन कौन सी होती है? 4th। लॉन्ग डिस्टेंस और स्प्रिंटिंग? स्प्रिंटिंग। स्पाइक्स और रनिंग शूज? स्पाइक्स। स्टॉप वॉच और स्मार्ट वॉच? स्टॉप वॉच। फेवरेट वार्म अप ड्रिल? पुपअप्स। ओके। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर एन एथलीट? किसी भी एथलीट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज कौन सी जो उसे कभी छोड़नी नहीं चाहिए? हाई नी स्क्वाट्स। ओके। कोचिंग या प्लेइंग? प्लेइंग। वेरी गुड। एक एथलीट को कम से कम कितने घंटों की नींद लेनी चाहिए? 8। वेरी गुड। ट्रेनिंग की सबसे पसंदीदा जगह कौन सी है? मतलब जिम, या फिर अगर मैं कंपेयर करता हूँ जिम या फिर ट्रैक? ट्रैक। ठीक है। वेरी गुड। थैंक यू सो मच आकाश। इट वाज सच एन एंटरटेनिंग इंटरव्यू विथ यू, और मुझे बहुत मज़ा आया आपके साथ ये इंटरव्यू करके। गॉड ब्लेस यू। और मुझे पूरा विश्वास है 2026 में आप अपने कंपटीशन में ज़रूर कोई ना कोई मेडल जीतेंगे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। थैंक